हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, विजन क्लासेस परिवार की तरफ से एक नया वीडियो आप तक जा रहा है संघीय कार्यपालिका को लेकर। ठीक है, आज हम लोग संघीय कार्यपालिका में अपने केंद्रीय सरकार के बारे में चर्चा करेंगे कि केंद्रीय सरकार के जो मेन पिलर हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, उनके बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रपति को लेकर क्या क्या चीज़ें भारत के संविधान में लिखी गई हैं, उन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे छात्रों। और इस कंप्लीट चर्चा के बाद लास्ट में हमने टेस्ट सीरीज रखी है आप सभी के लिए। आप इस पूरे विषय को, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा तो उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपकी ज़ुबान पे होंगे और ये सभी प्रश्न पुराने प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को। ठीक है, देखिए, संघीय कार्यपालिका यानी संघ की जो कार्यपालिका है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी जो बॉडी है, 3 प्रमुख बॉडियां हैं। ठीक है, पहली बॉडी है राष्ट्रपति, दूसरी बॉडी उपराष्ट्रपति और तीसरी मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का जो संघीय कार्यपालिका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उसके जो 3 मुख्य पिलर्स हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि सबसे प्रमुख पिलर्स में है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और उसके बाद मंत्रिपरिषद। अब हम लोग अपने इस वीडियो में राष्ट्रपति को लेकर चर्चा करेंगे प्यारे छात्रों। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, उससे पहले कुछ बातों को देख लिया जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, एसएससी सीजीएल से लेके यूपीएससी तक। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है भारत में ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और ये संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिए जाने के कारण जो स्ट्रक्चर है हमारा हमारे संविधान का, वो ब्रिटेन की ही तरह सेम है। तो हमारे संविधान में जो संसद का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिटेन संविधान की तरह ही कुछ दिखाई सा देता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका की एक हिस्सा है। जो कार्यपालिका है हमारे यहाँ, वो व्यवस्थापिका का एक हिस्सा है। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी सीजीएल में आया हुआ था, एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन था कि भारतीय कार्यपालिका किसका एक प्रमुख हिस्सा है। तो देखिए, जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। इस बात को ध्यान देंगे आप। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक शासक होता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक होने के साथ साथ भारत का संवैधानिक शासक भी होता है प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे देखिए, वास्तविक शक्तियां जो होती हैं मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जिसका प्रधान या जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो केंद्र की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किस में हैं, मंत्रिपरिषद में निहित हैं। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और सारा काम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर ही करता है, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा से ही सारा काम किया जाता है प्यारे छात्रों। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो प्रधानमंत्री खुद से कर ले, वो राष्ट्रपति की अनुमति पर ही चीज़ों को करता है। यानी कि जो भी कार्य हमारे यहाँ होता है वो राष्ट्रपति के कहने पर या फिर उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उस कार्य को अंजाम दिया जाता है। आगे देखिए, भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद आते हैं। हमने आप सभी चर्चा किया कि जो कार्यपालिका है उसके जो 3 पिलर्स हैं, 3 प्रमुख बिंदु हैं, वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। देखिए, कहीं कहीं आपको मंत्रिपरिषद की जगह प्रधानमंत्री भी देखने को मिल सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं प्यारे छात्रों। जो मंत्रिपरिषद वो तीसरा प्रमुख बिंदु है। उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो भी पीएम होता है। जो एक सांसद
के रूप में ही होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का मुखिया होने की वजह से उसे प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद तीसरा मुख्य बिंदु होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को लेके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल और यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो प्यारे छात्रों, उस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 52, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। हमने आपको बताया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, यानी संविधान में उसको प्रमुखता दी गई है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये बात भी जानना चाहिए आपको कि जो राष्ट्रपति भारत का है वही भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है प्यारे छात्रों, आगे देखिए, अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमने आपसे कहा था अभी कि आर्टिकल 52 में ये वर्णन किया गया है कि भारत जो देश है उसमें एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अभी तक संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये बातें आपने हमसे सुनी थी, लेकिन इन बातों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 में किया गया है। यानी कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इन दोनों आर्टिकल्स को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है प्यारे छात्रों। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद पर कोई भी भारत का नागरिक जो कि राष्ट्रपति संबंधित योग्यताएं पूरी करता है पदासीन हो सकता है। एकदम बहुत ही क्लियर कट बात है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए पहले संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे देखिए कई सारी बातों का खुलासा करेंगे हम। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति का पद होता है उस पर कोई भी भारत का नागरिक आसीन हो सकता है, पहली बात। लेकिन भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना अनिवार्य होता है। कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो उसकी योग्यता से संबंधित हैं, और उसे धारण करने के पश्चात आप देश के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब ये योग्यताएं उम्र से लेके हैं, नागरिकता से लेके हैं, इन सभी बातों पे आगे वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है प्यारे छात्रों, तो आप संयम के साथ इस पूरे वीडियो को देखते रहें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता, अब राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए कुछ तो योग्यता होनी चाहिए। अब क्या क्या योग्यता है इसे ध्यान देंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तब होगा जब वह नीचे दी हुई तमाम योग्यताओं को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे भी सारी योग्यताएं आपको दिखाई जा रही हैं प्यारे छात्रों। उन सभी योग्यताओं को देखिए, और उन सभी योग्यताओं को यदि कोई व्यक्ति धारण करता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने संवैधानिक पद हैं सभी संवैधानिक पदों को धारण कर सकता है यदि वह संविधान में दी हुई योग्यताओं को फुलफिल करता है। फिलहाल राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, ये वो योग्यताएं हैं। सबसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक बनने के लिए जो व्यक्ति है उसकी नागरिकता भारत की ही होनी चाहिए। ठीक है, वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 ईयर एज कम्प्लीटेड चाहिए। अपियरिंग नहीं चाहिए कि 35वां साल चल रहा है आप नहीं लड़ सकते हैं चुनाव।
35 साल पूरी होने के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो जो योग्यताएं हैं वो सभी योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसके पास वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक लोकसभा सदस्य के निर्वाचित किए जाने की सदस्य होती है। ठीक है, आगे देखिए, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो उस समय वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए, लाभ का पद का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पद जो सरकारी नौकरी को समझते हैं आप। देखिए, अगर आपकी भाषा में बात करें तो जो भी सरकारी नौकरी करता है व्यक्ति वो लाभ का पद होता है। सरकारी नौकरी से संबंधित बातों को समझिएगा। सरकारी नौकरी क्या है? अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति का पद भी सरकारी नौकरी है। नहीं प्यारे छात्रों, वो संवैधानिक पद है। जितने भी मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सारे संवैधानिक पद हैं, कोई कानूनी पद नहीं है। ठीक है, तो जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कानून के तहत कोई पद धारण करते हैं, उसे लाभ का पद माना जाता है। यानी कि आप अगर कोई लाभ का पद धारण किए हैं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। इसकी उम्मीदवारी करने से पूर्व आपको अपने लाभ के पद को छोड़ना होगा। देखिए, आपके पास एक अभी वर्तमान का लाइव एग्जाम्पल है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद साहब। ये राष्ट्रपति होने से पूर्व बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है, तो ये राज्यपाल का पद छोड़ के फिर राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए। यदि वह राज्यपाल के पद को ना भी छोड़ते तो वे राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकते थे, चुनाव लड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद है, कोई लाभ के पद में इसकी गणना नहीं होती है। प्यारे छात्रों, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बहुत ही प्यारी लाइन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन प्यारे छात्रों, कि राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है। ये कई बार बच्चों का क्वेश्चन हुआ है, इसलिए हमने इसको नोट में काफ़ी इम्पोर्टेंट लहजे में लिखवा दिया है कि जो राष्ट्रपति होगा भारत का, देश का जो राष्ट्रपति होगा, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ना ही केंद्र का, ना ही राज्य में। ठीक है, ना ही राज्यपाल माफ़ी चाहते हैं, ना ही राज्य सरकार में और ना ही केंद्र सरकार में। ठीक है, ना उच्च सदन में ना निम्न सदन में, किसी सदन का ये सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। आपको ये बात समझ जानी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा प्यारे छात्रों, एक वर्डिंग है अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे प्यारे छात्रों को कई सारा वीडियो देखने के बाद भी ये क्लियर नहीं हो पाता है कि जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें मतलब क्या है। इसलिए विजन क्लासेस परिवार हर छोटे बड़े वर्ड को आपको समझा के संतुष्ट करना चाहता है कि आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो प्यारे छात्रों, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम जो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, वो चुनाव करती है सांसद का चुनाव वो करते हैं। ठीक है, जो सांसद का आप चुनाव करते हैं वो सांसद चुन के आप कहाँ भेजते हैं? संसद में। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा का हो। अब उन सदस्यों को चुनने के बाद वही जो सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, और ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, इनडायरेक्ट किया गया है, डायरेक्ट नहीं किया गया है। डायरेक्ट आप किसको चुनाव करते हैं? आप सांसद का चुनाव करते हैं, और वही सांसद और राज्यसभा के सदस्य तथा अन्य लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस बात को आप समझिएगा कि इनडायरेक्ट रूप से भारत की जनता पर इस बात को रख दिया जाता है, क्योंकि आप उनको चुने हैं और आप ही के द्वारा चुने गए लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते देखिए।
निर्वाचक मंडल में देखिए कौन कौन शामिल होता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है प्यारे छात्रों, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं तथा राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन अभी जो नवीनतम व्यवस्था लागू की गई है उस नवीनतम व्यवस्था के आधार पे दिल्ली और पांडिचेरी, प्यारे छात्रों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं इनको भी निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए निम्न में से निर्वाचक मंडल में किसे किसे शामिल किया गया है, तो इन चारों पांचों बातों को आप जरूर ध्यान देंगे। पहले तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है और यही सब सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, देखिए अगली लाइन क्या कह रही है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होंगे। अब देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं। ठीक है, जो 50 सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं ये सदस्य कहीं अलग से नहीं, उन्हीं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा से ही सदस्यों को लिया जाता है। जो सदस्य आपके फेवर में होते हैं उन्हीं 50 सदस्यों की टीम बनाई जाती है प्रस्तावक के रूप में तथा 50 अन्य सदस्यों की टीम बनाई जाती है अनुमोदक के रूप में, जो आपके नॉमिनेशन पेपर पे साइन करते हैं और आप उसे ले जाके निर्वाचक मंडल को देते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी प्यारे छात्रों। आगे देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्यारे छात्रों, इन सभी बातों को बहुत ही विशेष ढंग से आपको देखना होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहिए या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहिए, दोनों बातें सही हैं। तो इस पेज से, इस स्लाइड से आपने क्या क्या जाना, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन कौन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, जो उन्हीं चुने गए सांसदों में से होते हैं। ठीक है, इसका निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे किया जाता है। प्यारे छात्रों, ये सभी लाइनें बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे छात्रों, इसे एक बार दो बार इतना पढ़ लीजिए कि चीज़ें आपको याद हो जाए। वैसे विजन क्लासेस परिवार तो आपका साथ दे ही रहा है प्यारे छात्रों। अब देखिए अगली लाइन है, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे प्यारे छात्रों, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति एक बार बन गया दोबारा नहीं बन सकता है, वो जितनी बार चाहे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकता है, बस उन सभी योग्यताओं को पूरी करे और जो वोटर्स हैं वो उनके पक्ष में होने चाहिए। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का जो निपटारा होता है, अगर कोई विवाद हो जाता है उसका निपटारा जो होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, पहली बात। ठीक है, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कुछ दिन बाद पता चलता है कि निर्वाचन अवैध हो गया, तो उतने दिनों के अंतराल में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उस व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया गया है वो कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि उस सम्मानित पद पर रहते हुए उस व्यक्ति ने काम किया है, तो वो अवैध नहीं होगा। हालांकि जो बातें अवैध हैं उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य कभी भी अवैध नहीं होते हैं। प्यारे छात्रों, इस बात का विशेष ध्यान आप देंगे। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन। राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक आसीन रह सकता है? तो प्यारे छात्रों, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक अपने पद पर आसीन रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे छात्रों, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। राष्ट्रपति पद कितने वर्ष के लिए होता है प्यारे छात्रों? ये 5 वर्ष के लिए होता है, इसे आप ज़रूर ध्यान दें। देखिए आगे है, अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। देखिए प्यारे छात्रों, ये राजकीय जो पद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। इस पद को कभी भी एक क्षण के लिए भी खाली नहीं किया जा सकता है, और यही कारण है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है पद की तारीख यानी 5 वर्ष ख़त्म होने से पहले ही उत्तराधिकार का चुनाव कर लिया जाता है। जिस दिन ये 5 साल ख़त्म होता है, अगले दिन ही नए व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी कंडीशन में, किसी हालत में उत्तराधिकार नहीं चुन लिया जा पाता है तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति राष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति बना रहेगा। ठीक है प्यारे छात्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भार के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी गैर मौजूदगी में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। प्यारे छात्रों, एक छोटी सी त्रुटि है जिसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे हम। ये भारत है, भारत यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, पूरा भारत है प्यारे छात्रों। ठीक है, देखिए, जब राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व, ठीक है, उसे क्या करना होगा? उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनकी मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ठीक है, यदि किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो नहीं रहते हैं, गैर मौजूद रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति उनके आने का वेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसके सम्मुख शपथ लेके वो अपने पद को ग्रहण करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक ऐसा पद है जो 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। आपने इसकी इम्पोर्टेंस तो समझ ही ली होगी। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पूर्व भी पद त्याग कर सकता है। देखिए प्यारे छात्रों, कई बच्चे कहते हैं सर मान लीजिए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लिया, 2 साल बाद वो एक्सपायर कर गया, या फिर 2 साल बाद वो किसी कारणवश पद छोड़ना चाहता है, तो क्या होगा सर? तो उन्हीं चीज़ों का जवाब देने के लिए, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपके सामने यहाँ आया हूँ। देखिए, अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग करना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बता दें आपको, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है
ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और इसे अगर उपराष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है, मान लिया जाता है, तो राष्ट्रपति अपने पद को त्याग कर सकता है प्यारे छात्रों। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 से 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लिखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। देखिए, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे समझिएगा कि महाभियोग राष्ट्रपति पर क्यों लगाया जाता है। देखिए, महाभियोग छोटी बड़ी बात नहीं है प्यारे छात्रों, ये बहुत बड़ी बात है। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाने का एक ही मुद्दा हो सकता है कि यदि राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक काम करता है, राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कोई काम करता है, तो उस पर महाभियोग लगा के उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो असंवैधानिक काम के बिना उस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है प्यारे छात्रों। ठीक है, देखिए, महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61(1) में लिखित कर दिया गया है। ठीक है, रखा गया है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, महाभियोग प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है, 61(1) में है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ लाया जाता है, तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्यारे छात्रों, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्यारे छात्रों। इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो महाभियोग प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जाता है उस सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन जो है उसका उसके मतलब उन मुद्दों को इन्वेस्टिगेट करता है, देखता है, और इन्वेस्टिगेशन हो जाने वाला जांच लेने के बाद यदि मुद्दा सही है तो दूसरे सदन द्वारा भी इसे पास कर दिया जाता है और इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। हमने आपको ही बताया यही बात। ठीक है, संविधान के जो भी प्रावधान है उसका उल्लंघन अगर करेंगे राष्ट्रपति साहब, तो उनके लिए संविधान में एक बहुत अच्छी दवा है महाभियोग प्रस्ताव, जो किसी भी सदन द्वारा लाके उन पर कार्रवाई की जा सकती है प्यारे छात्रों। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। देखिए डियर स्टूडेंट, इस लाइन से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं जो यूपीएससी लेवल तक जाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है या फिर महाभियोग प्रस्ताव लाना है, तो पहले तो उसके लिए आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास लिखित रूप से सूचना देनी होगी कि आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लगाया जा रहा है। कितने दिन पहले सूचना देनी होगी प्यारे छात्रों? 14 दिन पहले उन्हें सूचना देनी होगी, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य, प्यारे छात्रों आप समझ रहे हैं, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। यानी कि जिस प्रस्ताव को आप राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले भेजेंगे उस पर 1/4 सदस्य, यानी कि अगर सदन में 100 सदस्य हैं प्यारे छात्रों, तो 25 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, 25 सदस्य अपनी स्वीकृति देंगे। ठीक है, तब जाके ये राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है, यदि संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है को 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। अब देखिए प्यारे छात्रों, मान लीजिए कि अगर जो महाभियोग प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पेश किया गया, तो राज्यसभा में पहले तो महाभियोग लाने से 14 दिन पहले 1/4 सदस्य जो होगा वो
लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे तब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी तो जिस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया डियर स्टूडेंट, उस सदन के 2/3 2/3 सदस्यों द्वारा यदि उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो कार्रवाई शुरू हो जाती है और ये प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है। ठीक है, प्यारे छात्रों बहुत ध्यान समझिएगा। उसके बाद देखिए, यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है, ठीक है, कि जो आरोप राष्ट्रपति पर लगे हैं क्या वो सही हैं या फिर निराधार हैं। यदि सही पाता है दूसरा सदन, यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करने में सही पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मान ली जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई। पहले एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पहले क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जिस भी सदन द्वारा लगाया जा रहा है उस सदन द्वारा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित दस्तावेज देना होगा जिस पे उस सदन के 1/4 सदस्यों का क्या होगा, हस्ताक्षर होगा। ठीक है। उसके बाद सदन जो प्रस्ताव है वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है। अब दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और जांच करने पर यदि आरोप सही मिलते हैं तो और 2/3 बहुमत से वो भी पास कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होता है। ठीक है। तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी प्यारे छात्रों। ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट आपके लिए है। देखिए, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। मान लीजिए महाभियोग प्रस्ताव से कोई राष्ट्रपति अपने पद से हट गया, उसे हटा दिया गया, तो अब राष्ट्रपति का पद तो खाली रहना नहीं है, तो अब जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है। ऐसे समय में 6 महीने के अंदर विदिन 6 मंथ राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना है, नया राष्ट्रपति चुनाव कर लेना है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। एक छोटी सी बात बच्चों के दिमाग में और क्लिक करती है कि सर इन 6 महीनों के अंदर उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य क्या वैलिड होगा? जी हाँ, वो जो भी कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप में वो सभी काम वैलिड माने जाएंगे, सही माने जाएंगे, उस पर कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है प्यारे छात्रों। ठीक है। अब बात करें राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते की, तो आपको बता दें नई गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जो वेतन है मासिक बता रहा हूँ मैं आपको, 5 लाख रुपए मासिक वेतन है राष्ट्रपति साहब का। ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो आयकर से मुक्त होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति साहब का जो वेतन होगा वो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है छात्रों। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। ये बहुत विशेष बात है कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है, देखिए छोटे छोटे अधिकारियों को हमारे यहाँ निवास स्थान और भत्ते दिया जाता है, तो ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है कि राष्ट्रपति को रहने के लिए निवास स्थान या भत्तों को दिया जाना। ठीक है प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। ठीक है। और राष्ट्रपति का जो वार्षिक पेंशन होता है, यानी कि अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर ली हैं तो उन्हें पेंशन दे दी जाती है, और ये जो वार्षिक पेंशन होता है 18 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, यानी कि 1.5 लाख रुपए महीना, ये उनकी वार्षिक पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिए अगला जो सेगमेंट है राष्ट्रपति का अधिकार, ठीक है, एवं उसके कर्तव्य क्या क्या हैं उसका चर्चा करेंगे। बताइए राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं। तो आपको पता है राष्ट्रपति के पास
नियुक्ति संबंधी अधिकार हैं, ठीक है। विधायी शक्तियाँ उनके पास निहित हैं, ठीक है प्यारे छात्रों। संसद सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार उनके पास है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनके पास है। सैन्य शक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, तो उसके पास सैन्य शक्तियाँ भी निहित हैं। राजनीतिक शक्ति उसके पास निहित है। क्षमादान की शक्ति है, और राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति, वीटो पावर, ठीक है। ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जो बहुत ही महत्वपूर्ण उसके बाद चर्चा कर लेंगे हम लोग आगे गाइडलाइन में। देखिए, नियुक्ति संबंधी अधिकार, तो राष्ट्रपति जिन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है उसे देखेंगे हम लोग। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री, ठीक है, तथा महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है, तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जल विवाद आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ये सभी जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्यारे छात्रों, ठीक है। बात करें अगर विधायी शक्तियाँ की, तो देखिए, संसद का सत्र आहूत करना व सत्रावसान का विघटन करना, ये भी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। देखिए, इसके तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को आहूत करने से तात्पर्य है शुरू करने, ठीक है। शुरुआत का जो अभिभाषण होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, या उसका सत्रावसान करने, या फिर उसकी एंडिंग करने यानी ख़त्म करने, तथा लोकसभा के विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है प्यारे छात्रों। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है, एवं प्रधानमंत्री के विशेष निवेदन पर लोकसभा का विघटन करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है प्यारे छात्रों। उसके बाद देखिए, आरंभिक अभिभाषण की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में की गई है। देखिए, ये यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आरंभिक अभिभाषण करने की अनुमति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 87 में आरंभिक अभिभाषण करने के संबंधित बात की गई है। आगे देखिए, सदनों में सदस्यों को नामित करने का अधिकार, ठीक है। जैसे देखिए, आपको पता है भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद के उच्च सदन तथा निम्न सदन दोनों में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। तो उसी मनोनयन से संबंधित बातों को यहाँ चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 81, ठीक है, अनुच्छेद 81 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को एवं अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित करता है। प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि ये जो सदस्यों को मनोनीत करने का जो काम है वो राष्ट्रपति करता है, और ये सदस्य होते हैं अपने क्षेत्र में इनमें ये विशेष योगदान देने के लिए इनको नामित किया जाता है, ठीक है। जैसे खेल के क्षेत्र में हो गया, ठीक है, मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया, किन्हीं भी क्षेत्रों में सदस्यों द्वारा दिए गए विशेष योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे देखिए, अगला स्टेटमेंट है विधेयक के लिए पूर्व मंजूरी। कोई भी विधेयक यदि बनता है तो उस विधेयक के लिए राष्ट्रपति से पहले ही मंजूरी ले ली जाती है। उसके मंजूर किए जाने के बाद ही विधेयक का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यदि कोई विधेयक है उसे कानूनी रूप देना है, उसके लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। यदि कोई अध्यादेश जारी करना है तो उस अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति की जानकारी में ही करना है, यानी कि राष्ट्रपति से इजाज़त लेना ही है। क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है।
यदि कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य करता है या फिर कोई ऐसा कृत्य करता है जो क्षम्य नहीं है, जिसे क्षमा नहीं कर सकता है, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसके उस सज़ा को जो उसके कृत्य के लिए दिया गया है उसे कम कर सकता है या फिर उसे क्षमा करके पूरी तरह से उसे बहाल कर सकता है प्यारे छात्रों। आगे देखिए, राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन करने संबंधी भी अधिकार होते हैं जो अनुच्छेद 356 में वर्णित हैं। वित्तीय आपातकाल से संबंधित अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होते हैं जो आर्टिकल 360 में निहित है प्यारे छात्रों। आगे देखिए, राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अहम मुद्दे हैं, कुछ अहम तथ्य हैं जो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है प्यारे छात्रों। देखिए, आपको पता है जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया इन्होंने। केवल बी.वी. गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछा गया किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी, तो प्यारे छात्रों वो बी.वी. गिरी थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। ठीक है। आगे देखिए, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कई बार चर्चा भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले बार चुनाव हार गए थे, लेकिन दोबारा ये जब निर्विरोध उठे तो ये चुनाव जीत के भारत के राष्ट्रपति हुए। ठीक है। आपको पता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो बता दें आपको, भारत की पहला जो महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है प्यारे छात्रों, ये राष्ट्रपति से जुड़े जो अहम मुद्दे थे, इन मुद्दों को हमने अपने पूरे वीडियो में बहुत ही आसानी से कवर अप कर लिया। अब देखिए प्यारे छात्रों, आगे टेस्ट सीरीज़ की बारी आती है प्यारे छात्रों। अब टेस्ट सीरीज़ में आपको उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करना है जिन बातों का जिक्र अभी पूरे वीडियो में हमने किया है। यदि आपको बातें अभी भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो रही हो तो एक बार वीडियो को बैक करके चीज़ों को और अच्छे समझ के फिर इस टेस्ट सीरीज़ में शामिल हो। देखिए, क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो आपको बता दें, भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है वो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। आपको बता दें, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है प्यारे छात्रों। अभी हमने पीछे इसके बारे में कई बार चर्चा की प्यारे छात्रों। देखिए आगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो डियर स्टूडेंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। बताइए प्यारे छात्रों, जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसका प्रधान होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब आप अपने वीडियो में देंगे। कमेंट सेक्शन में हमें आपके इस जवाब का इंतज़ार होगा प्यारे छात्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, देखिए डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है प्यारे छात्रों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो डियर स्टूडेंट,
इसका होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रपति होता है, बता दें आपको, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। देखिए कौन सी योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक नहीं है उसे बताना है आपको। तो पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, बहुत ही ज़रूरी योग्यता है, ये होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी सदस्य हो, ये कोई ज़रूरी नहीं प्यारे छात्रों। भारत का राष्ट्रपति संसद का सदन किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, यदि उसके लिए राष्ट्रपति से संबंधित सारी योग्यताएं हों तो। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार प्यारे छात्रों इसकी कोई सीमा नहीं है, वो कई बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आपको बता दें राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमने आपसे कहा था अप्रत्यक्ष रूप से मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की जनता भाग नहीं लेती है। भारत की जनता संसद में जिन सदस्यों को चुन के भेजती है वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इस चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? हमने आपसे पिछली वीडियो में जस्ट ही कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है प्यारे छात्रों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपको बता दिया स्टूडेंट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है प्यारे छात्रों। तो ये था विजन क्लासेज की तरफ से संघीय कार्यपालिका का पहला लेक्चर राष्ट्रपति। प्यारे छात्रों वीडियो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना राय दे सकते हैं और अपनी बातों को कह सकते हैं। तो विजन क्लासेज परिवार इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।